हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने चल रहे हैं और उस रिकॉर्ड का नाम है फीस रिकॉर्ड। देखिए, एक्सेल के अंदर जो हमारी फर्स्ट सेल है उसी के अंदर हमें ऐड कर देना है फीस रिकॉर्ड की हेडिंग। देन हमें यहाँ पे फील्ड एंट्री करना है, जैसे हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे सीरियल नंबर। नेक्स्ट हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट। नेक्स्ट टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कोर्स। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे डेट ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट ऐड कर देंगे हम फीस एंड ऐड कर देंगे हम रिमार्क या स्टेटस। अब देखिए, इतनी फील्ड तो हमने बना ली है। इस फील्ड को बनाने के बाद हमें एक प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो पूरा नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर हम इस सेल पर क्लिक करेंगे तो यह इस बी वाले कॉलम पे जो भी लिखा गया है वो हमें फॉर्मूला बार में तो पूरा दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें वो वैल्यू पूरी नहीं दिख रही है। इसका रीजन ये है कि एक्सेल के अंदर जो भी कॉलम्स आपको मिल रहे हैं ए बी सी डी, उनकी विड्थ इक्वल है और आपका जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ ज्यादा है, इस वजह से उसके अंदर वो एडजस्ट नहीं हुआ है और इसने आपको उतना ही दिखाया है जो उस कॉलम के अंदर दिख सकता था। बाकी ऑप्शन को इसने क्या किया है, हाइड कर दिया है, क्योंकि आपने नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर एंट्री कर रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज क्लियर नहीं हुई कि सीरियल नंबर को एस आर नंबर क्यों लिखा जाता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप एस आर नंबर लिखो। कुछ लोग यहाँ पे इसे एस नंबर भी लिख देते हैं, कुछ लोग इसे यहाँ पे एस एम भी लिख देते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली एस या नंबर ही लिखकर छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होता है, तो देखिए, जो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ एंट्री आपने कर रखी है उसको यहाँ पे दिखाने का काम सीरियल नंबर करता है। अगर आपने 50 लोगों की एंट्री की है तो वो 1 to 50 दिखाएगा। आपने 200 कैंडिडेट की एंट्री की है तो वो 1 to 200 दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी क्वांटिटी यानी कि कैंडिडेट का रेंज कम या ज्यादा होता है तो नंबर भी कम और ज्यादा हो सकते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितने कैंडिडेट की एंट्री आपने अभी तक कर ली है। सीरियल नंबर को हम इस तरीके से पूरा टेक्स्ट में क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका रीजन है। क्या रीजन है कि सीरियल नंबर एक बेसिकली नंबर फॉर्मेट हम देते हैं, जैसे 1 2। अगर डिजिट्स बढ़ेंगी तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएंगी। और डिजिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ी तो 3 डिजिट्स हो जाएंगी या 4 डिजिट्स हो जाएंगी। अभी आप खुद देखो कि अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट्स भी एंटर कर रहे हो तो इतनी स्पेस हमारे लिए तो वेस्ट हो रही है। और एक्सेल के अंदर स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए कॉलम्स के अंदर, क्योंकि जब आप डाटा प्रिंट कर रहे होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट करेगा आपके लिए। इसलिए सीरियल नंबर के लिए अगर हम 1 2 3 4 फॉर्मेट दे रहे हैं, चाहे वो 3 डिजिट्स हो या 4 डिजिट हो, तो हमें इतनी स्पेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सीरियल नंबर को एस आर नंबर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। बाकी आप एस नंबर या एस एन भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अभी तक सीखा था वर्ड के अंदर कि हमें अगर कोई वैल्यू हटानी हो तो हम बैक स्पेस यूज कर लेते हैं, बट इसके अंदर आप बैक स्पेस यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू को ही हटाएगा, बाकी सारी वैल्यू को नहीं हटाएगा। ये वर्ड की तरह काम नहीं करता है। सो आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको डिलीट की प्रेस करनी है। अगर आपने जितना सिलेक्ट किया है वो सब एक बार में हट जाना चाहिए, तो उसके लिए आप डिलीट की प्रेस करोगे और डिलीट की प्रेस करते ही देखिए वो सारी वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई है। अभी हम सीरियल नंबर पे काम करेंगे, फिर हम नेम ऑफ स्टूडेंट पे जाएंगे। हमसे किसी ने कहा कि आप सीरियल नंबर के लिए 1 to 10 एंट्रीज कर दीजिए, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 1 से लेकर 10 तक हम इस तरीके से एंट्री नहीं करने वाले। एक्सेल के अंदर अगर हम इस तरीके से एंट्री करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी एक्सेल के बारे में पता नहीं है। एक्सेल को हम पावरफुल एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सेल एक स्मार्ट एप्लीकेशन है और कम समय में आपको आउटपुट देने का काम करता है, वो भी एक्यूरेट। और जब भी एक्सेल के अंदर हमें सीरियल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, एक्सेल को ये बताने के लिए कि पहले और दूसरे सेल के अंदर कितने नंबर का गैप रखा गया है। तो यानी इन दोनों सेल को अगर देखें तो इन दोनों के बीच में एक ही नंबर का गैप है। और आपको क्या करना है, देखिए, एक चीज और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। जब आप अपना कर्सर देखें तो कर्सर को देखते ही आप पहचान जाएं कि इसका काम क्या होने वाला है। जैसे अगर आपको ये 3D+ का साइन मिलता है तो इससे आप अपने सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का एरो प्लस साइन मिलता है तो आप अपने सेल को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। ठीक है, वापस से पहली जगह पे रखना है तो हम इस तरीके से इसको मूव करा देंगे। तो यानी कि अगर हम इस तरीके का साइन देख रहे हैं तो ये सिलेक्शन साइन है।
ये साइन एक्सेल के अंदर बने हुए डाटा को जो हमने सेलेक्ट किया उसे मूव करने का साइन है। और जब हम इस सेल के पास आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंक्रीज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पॉइंटर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ग्रीन कलर का छोटा सा राइट बॉटम में पॉइंटर मिल रहा है टू के पास में, इस पॉइंटर को हम फिल हैंडल कहते हैं। इस फिल हैंडल पे जब आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो देखिए आपको एक सॉलिड प्लस का साइन मिल रहा है। यानी ना तो ये एरो साइन है, ना ही ये 3D साइन है, ये ब्लैक कलर का एक प्लस साइन है। और इसका काम होता है ड्रैग करना और वैल्यू को एक्यूरेट शो करना। यानी कि अगर हमने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया तो ये हमें 1 to 10, 1 to 50 सीरियल नंबर इजिली ऐड करके दे देगा। तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने अपना कर्सर इस पॉइंटर के पास एक्टिवेट किया। ध्यान रखिए ये वाला पॉइंटर नहीं होना चाहिए, ये वाला कर्सर नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। पहले क्या करेंगे, 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंटर पर कर्सर होवर करेंगे। जब इस तरीके का 3D जब इस तरीके का आपको ब्लैक कलर का प्लस साइन मिलेगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और उसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देखिए आपने नीचे की तरफ ड्रैग किया और ड्रैग करते ही आपको 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर मिल गए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपने 1 लिखकर ही इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग किया तो अभी आप नोटिस करिए ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 1 1 1 रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आप ये ऑप्शन समझ पाए होंगे कि अगर हमें सीरियल नंबर जैसी वैल्यूज को दिखाना है तो क्या करना होगा, हमें 1 और 2 को एक साथ सेलेक्ट करना है। और 1 2 दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके पास एक फिल हैंडल आता है उससे आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, जिससे आपको आपके एक्सेल एप्लीकेशन में सीरियल नंबर मिल जाएगा। अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, अभी हमने एक नंबर का गैप रखा था तो आपको हर एक वैल्यू के अंदर एक एक नंबर का गैप मिल रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिख दिया तो आपको यहाँ पे 2 के टेबल बनाकर दे देगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के अंदर 2 नंबर का गैप रखेगा। आप यहाँ पे इवन और ऑड नंबर भी बना सकते हैं। ये है आपका ऑड नंबर। सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। देन हम यहाँ पे लिख देंगे, ऑलरेडी हमने ऑड नंबर लिख दिया है और ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इवन नंबर। तो ये है आपका इवन और ये है आपका 1357, ये आपका एक ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट अगर हमें अगेन कोई टेबल बनानी है, जैसे 12 की टेबल नहीं आती है आपको, तो आप यहाँ पे कोई भी टेबल, आपको कोई भी टेबल नहीं आती तो आप उसके दो सेल के अंदर एंट्री करिए, जैसे 12 1 12 एंड 12 2 24। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका आउटपुट रिटर्न कर दिया जाएगा। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे कि एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे नंबर वैल्यूज को कैसे एंटर करा सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेम ऑफ स्टूडेंट हमें पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेम ऑफ स्टूडेंट वाले सेल पर अपना कर्सर एक्टिवेट करना है। और यहाँ पर देखिए आपको कॉलम हेडिंग के बीच में एक लाइन मिल रही है। जब आप इस लाइन के पास आएंगे, हेडिंग के बीच वाली लाइन पर आइएगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का एक प्लस आइकन मिलेगा जिसमें लेफ्ट और राइट एरो मिल रहा है। ये लेफ्ट और राइट एरो का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये साइज को डिक्रीज कर देगा, विड्थ को डिक्रीज कर देगा। और अगर आप राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर देगा। तो आपको क्या करना है, राइट साइड में ड्रैग करना है तब तक जब तक आपकी विड्थ इंक्रीज नहीं हो जाती। सो इसी तरीके से आप और भी काम कर सकते हैं। मैं एक दो बार आपको फिर से दिखा देती हूँ क्या करना है आपको। बी और सी के सेंटर में कर्सर रखना है, लेफ्ट क्लिक करना है और राइट साइड में ड्रैग कर देना है ताकि यहाँ पे कॉलम विड्थ इंक्रीज हो जाए। और अगर आप इससे इजीएस्ट ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आप बी और सी के सेंटर में कर्सर रखिए और डबल क्लिक कर दीजिए। पहला ऑप्शन है ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ड्रैग आप वहां पे करिए जहाँ पे स्पेसिफिक विड्थ चाहिए, सिर्फ एक जगह पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और देखिए डबल क्लिक करने पे इसने ऑटोमेटिक विड्थ एडजस्ट कर दी है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा ऐड की है। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट्स का वैल्यू एंटर कराना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अमित सिंह, पारस मेहता, पारस मिश्रा, अनामिका त्रिपाठी, स्नेहा। देखिए हम कुछ सेल के अंदर मिस्टेक भी करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वर्मा, और वर्मा के स्पेलिंग में हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर हम लिख देंगे श्रेया दुबे।
कनिका मिश्रा, दिव्या वाजपेयी, सपना वर्मा, तरुण शर्मा एंड इसी तरीके से आप कोई भी नाम ऐड करा लीजिए। हमने यहाँ पे लिख दिया है अभिनव शुक्ला। ओके, तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड रख लिया है। अब कोर्सेज की बारी है, तो इन कैंडिडेट्स ने किस किस कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीएससी, बीकॉम, बीए, देन एमए, एमकॉम, और इन्हीं सारी फील्ड्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। जब आप किसी भी सेल को कॉपी या कट करते हैं तो आपको उस सेल के अराउंड एक एक्टिवेशन मोड मिलता है, जिससे पता चलता है कि आपका सेल वो यहाँ पे कॉपी किया गया है या कट किया गया है। और जिस जगह पर आपको पेस्ट करना है उस जगह पर आप अपना कर्सर रखिए, कंट्रोल बी के साथ आप वो वैल्यू पेस्ट करा दीजिए। जब आप बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो ये जो एक्टिवेशन है वो यहाँ पे रिमूव नहीं होता है, तो उसके लिए आप या तो किसी सेल पर क्लिक करके कोई वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है, लिखने से ये रिमूव हो जाता है। और अगर आप इसके आगे कुछ लिखना ही नहीं चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में एस्केप की का यूज कर सकते हैं। अब डेट ऑफ एडमिशन में हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे 01/03/2026, 04, या तो हम डेट ऑफ एडमिशन में चेंजेस करना चाहेंगे थोड़ा। ओके, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 04/05/2026, और कुछ वैल्यूज हम इसी तरीके से एंटर करा लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डेट लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि हम जब ड्रा करें तो नीचे की तरफ डेट भी आ जाए और साथ में डेट बदल भी जाए, तो आप डेट लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली ड्रा कर दीजिए। और ड्रा करने के बाद अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर डेट जो है वो भी मिल गई है और साथ में डेट बदली हुई भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो डेट है, अगर आपने कहा कि नहीं कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम डेट में ही एडमिशन हुआ है, जैसे कि 4 तारीख को ही बीए एमए में एडमिशन किया गया है, तो यही डेट नीचे की तरफ फिल करा दी जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस डेट को नीचे की तरफ फिल करना है वहां तक सिलेक्शन करिए और फिर डाउन के लिए यूज कर लीजिए कंट्रोल+D। यानी कि अगर आप यहाँ पे फिल डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल+D। ये शॉर्टकट है फिल डाउन के लिए। नीचे की तरफ वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं फिल डाउन। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपने शॉर्टकट लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इधर से कट करके दूसरी जगह पे रख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फीस एंट्री करनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 18,000, 25,000, 36,000। नॉर्मली रेंडमली आप कोई भी वैल्यूज ऐड करा दीजिए। अभी इतना नहीं देख रहे हैं हम कि किस कोर्स की एक्चुअल में फीस क्या है, बस हमने सब एंट्री करना है और एंट्री करके देखना है किस तरीके से की जा रही है। देन यही सेम वैल्यू हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट, जिस जगह भी पेस्ट कराना है उस जगह पे कर्सर एंड पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर सभी कैंडिडेट ने फीस दिया हुआ है तो स्टेटस में यस रखेंगे, और जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे फीस नहीं दी है वहाँ पे नो कर देंगे। तो कुछ वैल्यूज हम ब्लैंक भी कर देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमने ये रिकॉर्ड तो बना लिया है, लेकिन इस रिकॉर्ड के अंदर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती भी नजर आ रही थी। और वो गलती क्या थी कि जब हम नेम ऑफ रिकॉर्ड लिख रहे थे तो यहाँ पे स्नेहा वर्मा के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। वर्ड में हम क्या करते हैं कि जहां हम क्लिक करते हैं वहीं कर्सर एक्टिवेट हो जाता है, बट एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो सेल एक्टिवेट होगा, बट आपका कर्सर कहीं पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे ई लिखते हो कहीं भी तो देखिए पहले वाली वैल्यू तो हट गई और दूसरा यहाँ पे आपका नया वैल्यू ओवरराइट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर, हमने अंडू किया है अभी, एक्सेल के अंदर किसी भी सेल पर अगर आप कोई भी वैल्यू ओवरराइट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, पहले वाली वैल्यू को हटा देगा और आपकी नई वैल्यू वहां पर ऐड कर देगा। चाहे आपने कहा हम यहाँ पे लिखना चाहते थे मान लीजिए मुस्कान, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मुस्कान, तो देखिए पहले जो स्नेहा नाम लिखा गया था वो हटा दिया गया और हमने वापस से यहाँ पे वर्मा की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो यानी ये तो चलिए समझ में आया कि अगर हमें किसी सेल पर कोई वैल्यू हटानी है तो हमें उसको डिलीट या बैक स्पेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उस पर टाइप कर देंगे और वो वैल्यू पहले वाली रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उसी सेल के अंदर एडिट करना हो तो हम क्या करेंगे, यानी सेल एडिट करने के लिए हमें यूज करना होगा F2 फंक्शन की। F2 प्रेस कर दीजिए और ये सेल एडिट मोड में एक्टिव कर दिया जाएगा। तो सेल को सिलेक्ट करिए, फंक्शन की F2 प्रेस करिए और देखिए आपका कर्सर एक्टिवेट हो गया है। लेफ्ट एरो की का यूज करिए और जहां भी आपको ई ऐड करना है वहां पे आप ई ऐड कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको वहां पर स्पेलिंग करेक्ट होकर मिल जाएगी। अगर आप सेल एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं।
तो यानी डबल क्लिक या F2 इन दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन यूज करेंगे तो सेल एडिट मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए कर्सर आ गया है, अगेन कर्सर एक्टिवेट। तो ये सारे ऑप्शंस को आप एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कैसे अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटस में बाद में अप्लाई करूंगी। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, सो अब हम यहाँ पे स्टेटस को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए स्टेटस में आपको सिर्फ यही बताना है कि जिस कैंडिडेट ने फीस दे दी है वहां पर क्या होना चाहिए, सबमिटेड या सबमिट, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक फीस नहीं दी है वहां पे अभी लिखकर आना चाहिए पेंडिंग। तो यानी सबमिट और पेंडिंग कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमने कंडीशन लगाई है कि यदि किसी स्टूडेंट ने फीस दी है तो सबमिट होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। तो जब भी आपको इस टाइप से हाँ या ना और ट्रू फॉल्स सबमिट पेंडिंग इस टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है इफ एल्स फंक्शन। इफ एल्स एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करता है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। सो फंक्शन और फॉर्मूला दो अलग अलग चीजें होती हैं। अभी हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जो फंक्शन है वो बाय नेम यूज किया जाता है और ये प्री डिफाइन होता है। जब आप फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक सिंबल ऐड करना है विच इज कॉल्ड इक्वल्स टू। विदाउट इक्वल्स टू आप किसी भी फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इक्वल्स टू ऐड करना है, देन फंक्शन नेम ऐड करना है इफ। इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा। ये तीन चीज ऐड करना मैंडेटरी है। अब आप अपना लॉजिक टेस्ट बताइए। लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि फीस दी है तो जब फीस दी है तो फीस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसका एड्रेस क्या आ रहा है, E3। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि सेल एड्रेस को पहचान लीजिए क्योंकि आगे आपको फंक्शन और फॉर्मूले में ये सेल एड्रेसेस ही मिलेंगे। सेल एड्रेस क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर एक सेल के अंदर वैल्यू निकालें और ड्रैग करें तो सभी का आंसर यहाँ पे एक्यूरेट आना चाहिए, इसलिए हम सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं। हम टाइप भी कर सकते थे बट टाइप करने में क्या होगा कि जब हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, जैसे हमने सीरियल नंबर को ड्रैग किया था तो हमारे अकॉर्डिंग नंबर्स वैल्यू मिल गए थे, वैसे ही जब हम एक जगह फंक्शन एक्सिक्यूट करके उसका आउटपुट निकालें और ड्रैग करें तो हमें सभी की जगह पर सही आंसर मिलना चाहिए। फीस दी है तो सबमिट, नहीं दी है तो पेंडिंग होना चाहिए। ये आंसर तभी मिलेगा जब आपने सेल को सिलेक्ट किया होगा। इससे होगा क्या कि जब आप नीचे वाले सेल पे जाएंगे तो इसने ऑटोमेटिक आपको एड्रेस दिया होगा E4, और ऐसे ही नीचे वाले सेल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसका ये जो एड्रेस है E3 वो चेंज होता जाएगा। तो आपने लिखा इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन, फीस सेल को सेलेक्ट किया और बोला अगर फीस सबमिट है तो यहाँ पे डबल कोट्स यूज करिए। डबल कोट शिफ्ट के साथ आएगा। एंटर से पहले वाली जो की होती है जिसके अंदर एक कॉमा और डबल कोट्स का साइन बना होगा, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की यूज करना होगा। शिफ्ट की के साथ में डबल कोट्स ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे आप सबमिट। ये एक स्ट्रिंग होता है और इसे हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही रखते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कॉमा लगाइए। आपने बोला यदि फीस दे दी है तो सबमिट हो और नहीं दी है तो क्या होना चाहिए, पेंडिंग। और जब आप इतना लिखकर डबल कोट्स को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए आपका आंसर सबमिट आ गया है। अभी हम F2 प्रेस करते हैं सेल एडिट करने के लिए। आप इस पूरे फंक्शन को एक बार देख लीजिए किस तरीके से ऑपरेट किया गया है। इक्वल्स टू F ब्रैकेट ओपन, यदि फीस दे दी है तो सबमिट होना चाहिए, यदि नहीं दी है तो पेंडिंग लिख कर आना चाहिए। और जब हमने एंटर किया तो इसने सबमिट किया क्योंकि इसने चेक किया कि यहाँ पर जो आपने सेल सेलेक्ट किया था उसमें फीस है या नहीं है, और थी फीस तो इसलिए इसने सबमिट दिखाया। अब आपने अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया और डायरेक्टली इफ ब्रैकेट ओपन करके सेल को सिलेक्ट किया तो देखिए ये आपको सेल का एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड, कि अगर आपने इक्वल्स टू इफ लिख दिया और ब्रैकेट ओपन नहीं किया तो सेल का एड्रेस भी आपको नहीं मिलेगा और इसके अंदर हैशटैग नेम लिख कर आ जाएगा। इट मींस आपने कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है, मिस्टेक कर रखी है। तो ध्यान रखेंगे सीक्वेंस क्या है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, फीस सबमिट है तो क्या लिख कर आना चाहिए, सबमिट। और फीस अगर नहीं सबमिटेड है तो क्या लिख कर आना चाहिए, पेंडिंग लिख कर आना चाहिए। तो ये आप ऑपरेट कर रहे हैं। डबल कोट्स आप क्लोज करेंगे और लास्ट में अगर आप ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिंगल ब्रैकेट ओपन किया है तो ये लास्ट में उस ब्रैकेट को ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है, और अगर आपने डबल ब्रैकेट लिए हैं तो फिर आपको वो ब्रैकेट्स को क्लोज करना पड़ेगा। यानी एक सिंगल ब्रैकेट अगर आपने क्लोज नहीं किया होगा तो ये ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देता है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमने कोई भी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है और एंटर करने पे ये हमें आंसर सबमिट रिटर्न कर रहा है। लेकिन जब आप सबमिट वाले सेल पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में जरा चेक करिए, हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए क्या किया है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको आंसर दिया है। अब हम यहाँ पे हर एक सेल पर इस फंक्शन को ऑपरेट नहीं करेंगे, हम एक बार इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे एंड डाउन साइड में ड्रैग कर देंगे और अभी आप चेक करिए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए जिसके अंदर फीस दी हुई है वहां पे सबमिट लिख कर आ रहा है, जिसने फीस नहीं दी है वहां पे पेंडिंग लिख कर आ रहा है। तो ये है आपके फंक्शन का मैजिक, और ये फंक्शन अभी सिर्फ एक यूज किया गया है। इससे आगे भी आप और भी ज्यादा फंक्शंस को यूज करेंगे। देन अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट यानी कि स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहते थे कि ये जो फीस रिकॉर्डेड से सेंटर में रख दिया जाए, तो ये सेंटर में तभी आएगा जब आप इन सारे कॉलम लाइंस को मर्ज करोगे। तो इसके लिए आपको ए सेल से लेकर या ए कॉलम से लेकर एफ कॉलम तक या स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंड कॉलम तक सिलेक्शन करना है जहां तक आपने लास्ट वैल्यू लिखी है। एंड अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये जो आइकन दिख रहा है इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। ये डायरेक्टली एक ऑप्शन देता है जिसका काम होता है मर्ज करना और वैल्यू को सेंटर अलाइन करना। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी वैल्यू क्या हो गई है, मर्ज भी हो गई है और सेंटर अलाइन भी हो गई है।
देन आप इस फर्स्ट वाले सेल और सेकंड वाले आप इस फर्स्ट और सेकंड रो को सेलेक्ट करिए और इसे यहाँ से आप बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट वाले रो से डाउन एरिया में सिलेक्शन कर लेंगे और इस पर हम एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे और बॉर्डर के लिए हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। बैकग्राउंड बॉर्डर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जब आप यहाँ पर ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल जो बनाई गई है वो एक ग्रिड लाइन्स की हेल्प से बनाई गई है। ये बॉर्डर नहीं है, इसे ग्रिड लाइन बोला जाता है। और जब आप कंट्रोल के साथ इस डाटा को प्रिंट कर रहे होंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर कोई भी बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि जब हम प्रिंट करें तो वहाँ पर डाटा के ऊपर बॉर्डर्स भी आने चाहिए। तो सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में जाइए। यहाँ पर आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा और आपको यूज करना है ऑल बॉर्डर, यानी ऑल इनर और आउटसाइड बॉर्डर। तो देखिए आपकी टेबल पर इस तरीके से बॉर्डर ऐड हो जाएंगे। एंड अभी आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके देखिए तो आपको उस टेबल के ऊपर बॉर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एक चीज और सेट करना है हमें कि जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सीरियल नंबर एंड फीस, उसे हम सीरियल नंबर, डेट और फीस, इसे हम रखना चाहते हैं सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन एक साथ कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है। कंट्रोल की को होल्ड करिए और सेकंड साइड जाइए। जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की होल्ड करना है और सेकंड वाले जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं जब आप कंट्रोल की को होल्ड करते हैं तो आपके एक एक कॉलम या एक एक रो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो यानी अगर आपको एक समय के अंदर मल्टीपल रो और कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप कुछ इस तरीके से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आप अलाइनमेंट में जाकर सेंटर अलाइन कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे सेंटर अलाइन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इसकी कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होती है। तो डायरेक्टली अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में जाकर आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया है एक फीस रिकॉर्ड। आई होप आपको ये फीस रिकॉर्ड समझ में आए होंगे। हम डे बाय डे अपने डाटा को इंक्रीज करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस पे और काम किया जा सकता है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।